गाइस, कैसे हैं आप लोग? आवाज जा रही है? फटाफट जुड़िए सभी लोग। फटाफट जुड़िए सभी लोग। कल शाम को क्लास नहीं हो पाई थी, बगल में इतना तेज डीजे बज रहा था। मैथ वाले क्लास के समय तो मैंने स्लो करवा दिया था कि मैथ की क्लास हो जाए, और फिजिक्स की क्लास के समय वो लोग कहे सर आज आप क्लास लेना ही नहीं है। बर्थडे था, एक छोटा सा बच्चा था, और बच्चा बहुत क्यूट सा था। ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, मैथ वाली क्लास में जो लोग आए उनको पता ही कैसा बजा बज रहा था। जय मां सरस्वती सभी को। छोटा सा बच्चा था, छोटा सा नहीं था, 5-6 साल का था। बहुत बढ़िया है, कभी मिलवाऊंगा मैं आप लोगों से। अरे बहुत तेज आता है उसको, जितना आप लोगों को पहाड़ा नहीं आता होगा ना, उतने उससे ज्यादा उसको आ जाता है। सही बता रहे हैं, बढ़िया पढ़ता है, बहुत तेज है। अब फटाफट कमेंट करो, तब 31 से 40 तक के तत्वों का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और नेम करो सभी लोग। सभी को जय मां सरस्वती। बहुत अच्छा, ठीक है, कभी मिलवाऊंगा मैं उनसे, उससे। गुड मॉर्निंग सागर, गुड मॉर्निंग। और सागर कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अच्छी से चल रही है ना? सोमू कुमार, अनुराग, गुड मॉर्निंग। चलिए हो गया गुड मॉर्निंग। अब सभी लोग कमेंट करो फटाफट तत्वों के नाम। ये कंप्लीट हो जाए 100 तक दोबारा रिवीजन, तो उसके बाद मैं आप लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊं, ये सब चीजें सिखाऊं, दे दे एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्वों के नाम हो, ये सब याद कराऊं, ताकि आगे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। आप लोग बेसिक से पढ़ रहे हो, क्लास 11 की संयोजकता, ये सब आक्सीकरण संख्या, अपचयन, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें आपको एक एक चीज सिखाऊं मैं। ये कंप्लीट हो जाए एक बार 100 तक, तो 100 तक पटाख से 31 से लेकर 40 तक लिखो। लिखो एक बार बिना देखे। छोटा सा डाउट है, पूछ लो डाउट का क्या नाम है? हर्षित, पूछ लो आप। हर्षित आप पूछ लो डाउट, हैंड राइज करो, पूछ लो डाउट। छोटा सा है, उसको बड़ा मत होने दो। कहाँ गए हर्षित? एक मिनट, हर्षित कहाँ गए आप? हर्षित 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 हर्षित, एक बार फिर से करो हर्षित। चलो यार, फिर से करो हर्षित, नहीं हो पाया, फिर से करो। पूछ लो फटाक से, नहीं तो उसके बाद क्लास लूंगा मैं एक लगातार, और कोई बात नहीं होनी चाहिए फालतू की आज। हर्षित करो, हैंड राइज करो आप एक बार। देखिए सुभाष कुमार राय जी लिखे हैं, बहुत बढ़िया सुभाष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिखो एक बार, सभी लोग लिखोगे तो याद रहेगा। सर डाउट मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का लेक्चर एक बार फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है तो डाउट क्लास में पूछना, वो बहुत लंबा है, ठीक है? भूल गए इसीलिए तो मैं दोबारा याद करा रहा हूं। अनुष्का याद नहीं करोगी, बस मजे लेती हो आप। ओझा जी देखो, सबको याद है, सबको याद है। 41 से लेके 50 तक लिख दिया अरुण गौतम, देख लो। सुमन, याद कर लो, मैंने तो एक एक तत्वों को याद कराया था। अभी तो इसके बाद आगे चलूंगा तो प्रॉब्लम होने लगेगी आपको। तो फिर से कर दो कमेंट।
अब मैं क्या कर सकता हूं, आप लोग अभी भी बहुत से बच्चे लेट हैं। जैसे आपके दोस्त वगैरह जुड़ना है उनसे कह दीजिए, जुड़ना है तो जुड़ जाए तुरंत। लेट क्यों कर रहे हैं? इससे फायदा क्या होगा उनको? अच्छा ये बताओ, लेट जुड़ने से पीछे होंगे। हाँ हर्षित, कर दिया आप हैंड राइट। चलिए बिल्कुल। अरे यार हर्षित, आपका हैंड राइज एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? फिर से करो हैंड राइज हर्षित। तो आपका क्यों नहीं हो रहा है हर्षित? हर्षित, आपको आपके पास मेरा टेलीग्राम नंबर है तो टेलीग्राम पे कॉल करके पूछ लो। नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल एरर आया होगा। किसना देखिए आपका हो जाता है, किसी का नहीं हो रहा है कुछ नहीं। किसना का तो हो गया। हाँ किसना, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जल्दी से बोलो, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। सर बोल रहे हैं कि आपका पीडीएफ से हम नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ से? हाँ, ये नोट्स बनाने वाली जो समस्या है मैं सभी को बता देना चाहता हूं। आप लोगों को पीडीएफ से नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स क्लास लेक्चर को देखकर बनाना है, तभी नोट्स बनाने का असली फायदा होगा। क्या समझे सभी लोग? नोट्स ठीक है आपको सर। लेक्चर को देखकर बनाना है। जिसके अंदर ये डाउट है मैं सभी को बता देना चाहता हूं। 1/4 पाई अपसाल नॉट का मान क्या होता है? भाई इनको बताओ, 7082 को। इनको बेसिक नहीं पता कि 1/4 पाई अपसाल नॉट का मान क्या होता है। बताओ भाई इनको कमेंट बॉक्स में सभी लोग। ठीक है कृष्णा, आपको ठीक है। क्लास लेक्चर को देखकर पीडीएफ बनाना है, नोट से छापना नहीं है किसी को। नहीं ठीक तो है मैं सर। नोट देना बंद कर दूंगा। सुन लो ध्यान से, बस क्वेश्चन नहीं, दूंगा। सर हम पूछ रहे थे कि जैसे पीडीएफ से आपका हम अपने कॉपी पे उतार लें, आपका वीडियो पीडीएफ देखकर से समझ लें। किसी को छापना नहीं है, पीडीएफ पढ़ने के लिए दिया जाता है। क्लास लेक्चर में देखते हो तभी नोट्स बनाओ, नहीं लिख पाते हो दोबारा लेक्चर को देखकर बनाया करो। ठीक नोट्स है जो सर। छापोगे तो मैं नोट्स देना बंद कर दूंगा। ओके सर, ओके। ये गलत बात है, ठीक है? ठीक है सर। हर्षित, आपका क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा? हर्षित एक बार फिर से करो आप हैंड राइज तो। हर्षित हो लोग? हाँ हर्षित हो गया आपका। बोलो हर्षित, हर्षित बोलो। अरे हर्षित बोलोगे, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हमको लग रहा है हर्षित आपका जो है ऐप जो है अपडेट नहीं है। आप ऐप में अपडेट कर लीजिएगा तो ठीक है ना। ऐप को अपडेट कर लीजिएगा हर्षित तो ठीक है। मतलब ऐप को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मत, अब क्लास के बाद कर लेना हर्षित आप, ठीक है? तो हम लोग जो है जहां तक पढ़े थे ना, ये मतलब पराशर, अति पराशर, पराशर दाब, ये सब हम लोग पढ़े थे ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? एक मिनट। अब दिखाई दे रहा क्वेश्चन अच्छे से? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि पराशर दाब क्या होता है, अल्प पराशर क्या होता है, अति पराशर क्या होता है, यानी हाइपर और हाइपो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अति और अल्प को। उसके साथ साथ में हम लोगों ने समपराशरी विलयन जाना, और हमने यह भी जाना कि समपराशरी विलयन में न केवल
दोनों का पराशर दाब समान होता है, न केवल π1 इज इक्वल टू π2 होता है, इसके साथ में C1 इज इक्वल टू C2 भी होता है, मतलब सांता भी समान होता है। जहां से ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमने जान चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपके एग्जाम में बनते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में कभी कभी बन जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म अणुसंग गुणधर्म नहीं है। 4 ऑप्शन है, पराशर दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाश संक्रियता। कौन सा अणुसंग गुणधर्म है? तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सा अणुसंग गुणधर्म होता है। सही जवाब क्या है? पराशर दाब आपका अणुसंग गुणधर्म होता है ना, सी वाला आपका सही जवाब है। और तीनों जो है अणुसंग गुणधर्म नहीं होते। अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था, जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन से आप देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समान ताप पे कौन सा विलयन समपराशरी विलयन है। देखिए समपराशरी वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको कैसे पता करोगे कौन सा विलयन समपराशरी है? हाँ, ऐसे कैसे पता करोगे? देखकर तो बता नहीं पाओगे, कुछ इसका ट्रिक होना चाहिए आपके पास, और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक होता है, मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक कैसे होता है, क्या होता है। मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूं, लेक्चर भले ही कुछ घंटे ज्यादा हो जाए, लेकिन सीख कर जाना है आप लोगों को। ठीक है, देखो समान ताप पे निम्नलिखित में से कौन सा युग समपराशरी है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आपको समपराशरी ज्ञात करने के लिए, जैसे यहां पर आपका 0.1 m NaCl है तथा 0.1 m NaCl है तथा 0.1 m Na2SO4 है। यह है ना आपका 0.1 m NaCl है और 0.1 m Na2SO4 है, दो चीजें हैं। तो कैसे पता करोगे ये समपराशरी है? सिंपल है, ये आप पढ़ रहे हो पराशर दाब जो है अणुसंग गुणधर्म में, जहां पे अणुओं की संख्या समान होगी ना, वहां पे पराशर दाब समान होगा, यानी समपराशरी विलयन होगा। देखो यहाँ पे अणु की संख्या कितना है, एक तो Na है आपका, एक Cl है, अणुओं की संख्या कितना है? 2 है। यहाँ पे देखो 2 Na है और एक SO4 है ना, कुल मिला के 3 अणुओं की संख्या है। आप लोग में से कुछ लोग जोड़ोगे सर यस और ओ 2 जोड़ोगे, नहीं, यस और ओ 2 आपको नहीं जोड़ना है, क्योंकि SO4 एक समूह होता है सल्फेट समूह का। ठीक है, इसलिए इसको एक ही जोड़ना है। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन में आपका दिया है यूरिया और 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl, 1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, क्वेश्चन में कभी भी आपको यूरिया मिले, फैक्ट्रोज मिले, सुक्रोज मिले, आपको उसे टच नहीं करना है, क्योंकि ये आयनिक नहीं होते, ये अणुओं में टूटते नहीं है, ये एक साथ बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कोई भी डिस्टरबेंस आपको नहीं करनी है। नीचे देखो थर्ड ऑप्शन में भी यूरिया है, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत ही है। लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट डी वाला ऑप्शन देखते हैं, यूरिया वाला दोनों ऑप्शन को आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गलत ही होता है। ये कभी भी यूरिया टूटते ही नहीं है। ठीक है, आयनिक होते ही नहीं है, मतलब अपने आयनों में टूट, जो NaCl है, NaCl को जल में डालोगे Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ना, और Na2SO4 को जो जल में डालोगे Na2SO4 को, तो ये कैसे टूटेगा? Na2 प्लस 2Na प्लस SO4 2 माइनस, इस तरह से टूटेगा ना। लेकिन यूरिया टूटेगा ही नहीं, यूरिया टूटेगा ही नहीं। टूटेगा क्या? देखो लास्ट वाला देखते हैं, डी वाला ऑप्शन। आइए डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, क्या है? 0.1 m Ca NO3 ट्वाइस है, NO3 ट्वाइस है तथा 0.1 m Na2SO4 है, Na2SO4 है। अब देखो भाई साहब, इसको जब जल में तोड़ोगे ना, जब इसको जल में तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा बताओ? मैं अणुओं की संख्या तो वैसे गिनने का ट्रिक बता दिया आपको। यहाँ पे देखो, ट्रिक से देखो, यहां से यहाँ पर एक अणु यह है और 2 अणु यह है, NO3 है, कुल मिला के 3 अणु यहाँ पे है, 1 प्लस 2 3 अणु है। यहाँ पे देखो 2 अणु यह है और 1 अणु यह है, कुल मिला के यहाँ पे 3 अणु, तो ये 3 अणु समान हो गए, यानी ये समपराशरी होंगे, ये समपराशरी होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखकर आप लोग सही कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछे जाते हैं, न केवल बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रिक है, समझो, इसे आसानी से कर ले जाओगे।
ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए, टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है। पराशर दाब समान होते हैं तो क्या कहलाते हैं? विलयन। सम पराशरी विलयन कहलाते हैं। पराशर दाब समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सम पराशरी विलयन कहते हैं। यहां पे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आप क्या, कौन सा निरोध, कौन सा विलयन अणुसंख एल्युमिनियम गुणधर्म नहीं है? बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा अणुसंख गुणधर्म नहीं है? तो ये भी स्पष्ट है, पृष्ठ तनाव नहीं है, और सब है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका, यहां पे पूछा आपका निम्नलिखित में से किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? अभी आपने वाष्प दाब नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इसे कर सकते हो, इसे आप कर सकते हो आसानी से। किसका सबसे न्यूनतम होगा? बशर्ते आपको यहां पे बेरियम क्लोराइड दे दिया है, सोडियम क्लोराइड दे दिया, आपको बेरियम क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए, सुक्रोज फिनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये फार्मूला अगर आपको याद हो जाएंगे, धीरे धीरे केमिस्ट्री रेगुलर पढ़ते रहोगे हमसे, तो हम करा देंगे आपको, सामने बहुत सारी चीजें आने वाले हैं ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्या सच सोच करोगे? इसको भी हम लोग आयनित करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम लोग? आयनित करेंगे। बताओ इसका जवाब, सोच के बताओ मुझे, कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं इसका जवाब? मैं वेट कर रहा हूं। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिया गया है, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, जबकि वाष्प दाब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी आप बता लोगे। देखो सीधी सी बात है, वाष्प दाब, पराशर दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये सभी अणुसंघ गुणधर्म है, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जहां पे अणुओं की संख्या अधिक होगी उसका मान अधिकतम होगा, जहां पे अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी उसका मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 0.1 एम बेरियम क्लोराइड, यानी BaCl2, इसे कहा जाता है BaCl2। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या? 0.1 एम फिनाल, फिनाल है, 0.1 एम फिनाल है। ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.1 एम सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या? 0.1 एम सोडियम क्लोराइड यानी Cl। अब देखो फिनाल और सुक्रोज क्या होता है, जब इसको जल में डालते हैं ना, यह आयनित नहीं होता है। कैसे पता सर? आप तो याद कर लिए हो, आप हमेशा हमसे पढ़ाते होगे, आपको पता होगा सुक्रोज फिनाल का ना, यही कहोगे आप लोग यही तो कहोगे आप लोग, है कि नहीं ना? लेकिन हाँ, आपको भी याद हो जाएगा भाई कि जब आप लोग हमेशा पढ़ोगे, अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, जब आगे पढ़ोगे सीधे पता चल जाए कौन आयनित नहीं होता, कौन आयनित होता है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको। अभी सीख लो कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन, आगे जब पढ़ लोगे तो अब ये सब हलवा हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो अब आपके पास क्या है? BaCl2 है। इस BaCl2 को आप अगर आयनित करोगे तो क्या होगा? एक Ba बनेगा, Ba2+ बनेगा, प्लस Cl2 माइनस Cl2Cl माइनस बनेगा। अब देखोगे कितने आयन है, एक तो Ba है, एक Cl2 माइनस आयन है, कुल मिला के 3 आयन है। ठीक है, अब वहीं पे अगर NaCl को आयनित करोगे तो क्या होगा? एक तो आपका Na बनेगा, Na प्लस एक Cl माइनस बनेगा। यहां पे कितने आयन? 2 आयन है। अब बताओ किसका न्यूनतम होगा? किसका न्यूनतम होगा आप बताओ? अब बताओ किसका न्यूनतम होगा? तो सीधी सी बात है, किसका न्यूनतम होगा? डी वाले को होगा, क्योंकि यहां पे अणुओं की संख्या कम है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पे क्या होता है, क्वथनांक अभी आगे पढ़ेंगे तो हम लोग कर लेंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कर लेंगे। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन भी देखकर आप लोग बता सकते हो। अभी आप क्वथनांक में उन्नयन पढ़े नहीं हो, आगे हम पढ़ाएंगे तब क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से कर सकते हो, बिना पढ़े आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। जलीय विलयन में क्वथनांक सर्वाधिक होता है, किसका? बताओ सर्वाधिक किसका होगा? क्वथनांक सर्वाधिक किसका होगा? बताओ बताओ। 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्लूकोज सुक्रोज आपको देखना ही नहीं है,
NaCl और CaCl2 में देखना है। NaCl में एक NaCl 2 अणु है, CaCl2 में देखोगे कितने अणु है, कितने अणु है बताओ, 3 अणु है, एक Cl एक Ca और 2 Cl2, 3 अणु है। सर्वाधिक किसका होगा, CaCl2 का होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ। अरे बताओ कौन करा है, बी कौन करा, किसी को डाउट है क्या ऐसे क्वेश्चन में? बहुत ही आसान होते हैं, समझने का खेल है बस। किसी को डाउट है क्या हर्षित? डाउट है, कैल्शियम क्लोराइड ना, क्या किसी को डाउट है बताओ। मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन है, ये तो आगे करोगे आप लोग, मैंने तो काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए आप लोगों को। दो बार क्वेश्चन आ गए हैं क्या? ये तो क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ये क्वेश्चन करके बता दो आप में, ये क्वेश्चन करके बता दो, पराशर दाब किसका सबसे कम होगा? अरे पीडीएफ में मिल गया है नौशाद, मैं 3 दिन 4 दिन पहले पीडीएफ दे दिया हूं, कैसे बात करते हो आप लोग, कैसे बात करते हो? अभी भी कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच, अभी भी कंफ्यूजन है। देखो इसमें 4 ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। मैंने पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग। चार ऑप्शन है आपके, पोटेशियम क्लोराइड KCl है, बिल्कुल बहुत अच्छा। पहला ऑप्शन हम डायरेक्ट लिखते हैं KCl है। दूसरा ऑप्शन क्या भैया, स्वर्ण विलयन है। अब आप स्वर्ण विलयन के बारे में नहीं जानते हो ना, आगे 5वें चैप्टर में आप स्वर्ण विलयन पढ़ोगे, ठीक है, जब आप लोग पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या लिखा जाता है बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या लिखोगे बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ। अरे कोई बताएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला? MgCl2 और बहुत अच्छा, एल्युमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला। अब क्वेश्चन में पूछा सबसे कम क्या होगा, देखो ये सब आयनित होंगे, आयनित होंगे, थोड़ा मोड़ा पराशर दाब तो होगा ही, लेकिन स्वर्ण विलयन आयनित ही नहीं होगा, तो सबसे कम किसका होगा, स्वर्ण विलयन का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी का होगा सबसे कम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना। ये बताओ आप, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, प्रैक्टिस कर लो सभी लोग, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी लोग। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, इसमें सर्वाधिक किसका होगा, सर्वाधिक किसका होगा? अभी भी नहीं समझ में आया आप लोगों को? मैंने कहा C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये आयनित नहीं होगा, तो डी क्यों बता रहे हो? ABC में देखना है आपको। हर्षित ये ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज आयनित नहीं होता है, पानी में डालने में ग्लूकोज घुल जाता है,
आयनों के रूप में टूटता नहीं है। देखो भाई, आपको पराशर दाब में वही देखना जहां पे प्लस माइनस दोनों हो। बी, अब देखो बी सबका आ रहा है, सी क्यों आ रहा है भाई, किसका सी क्यों आ रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इतना सरल कंसेप्ट है, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इतना सरल कंसेप्ट है आप लोगों के लिए ना। बी देखो, ये KCl है, KCl को आयनित करेंगे, 2 आयन मिलेगा। के है यहाँ पे एन, देखो जहां पे आपको प्लस माइनस दोनों हो वहीं पे देखोगे आप लोग। आप देखो NH4 थ्राइस PO4 है, PO4 है। इसको जब आयनित करेंगे तो NH4 प्लस जाएगा या माइनस जाएगा? अगर इसको देखोगे 3 या 1 या 4 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? ये देखो आप BaCl2 को देख लो, यहां पे देखो 1 या 2 या 3 जाएगा, है कि नहीं? फार्मूला याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। मैं याद कराऊंगा स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में आता हूं। अभी तत्वों का नाम याद करा रहा हूं, फिर फार्मूला भी याद कराऊंगा। तो पहले कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। फार्मूला याद हो जाएगा तो याद ही तैयार हो ही जाएगा। क्यों? अब बताओ कौन सा सही है? बी वाला ना। अनुष्का क्या हेल्प है, बोलो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो हेल्प क्या है। बताओ कृष्णा कुमार। अरे राजमान, अभी सी क्यों कर रहे हो? सी में देखो 3 है, बी वाले में 4 अणु हैं, सर्वाधिक पूछा है। अब भाई जो हमने तो एक एक तत्वों का नाम याद करवाया था, आप लोग लेट जुड़े हो तो आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। दोबारा बता दो। अरे यार सीधे देख लो, यहाँ पे 1 2 2 अणु है, 1 3 1 4 4 अणु है, 1 2 3 अणु है। सिंपल है, सिंपल है। अरे अभी किसी को डाउट है तो बता दो, मैं आगे चलने से पहले क्लियर कर दूं। सागर, आपको डाउट है बताओ, सागर हो कि नहीं? कोई डाउट नहीं है, मैं आगे चलूं? मैं फिर से नहीं बताऊंगा, लेक्चर पढ़ा रहेगा, फिर से देख लेना आप। बस यही बताना है क्या आपको? और कुछ नहीं पढ़ना है कि यही बात बाद में फिर से पढ़ाता रहूं आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये PDF पूरा मैं बैच में दे दूंगा ऐप पर, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये ध्यान देना, ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको कैसे कराया जाता है हिंट दे दिया, लगा दिया है, बता दिया है, ठीक है ना, समझे? अब आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? आजकल किसी का नहीं उठ पाएगा क्योंकि मुझे क्लास लेने के बाद कहीं जाना है। आगे चलें, अब क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग PDF देखे थे ना, PDF में ये सब एक्स्ट्रा में दे दिया गया था ना, समझ में आया था ना? कल
एक कोई विकास कुमार थे, उन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, मैं उनका क्वेश्चन लिख देता हूं, लगाइएगा ट्राई सभी लोग। तो इतने व्हाट्सएप यहाँ पे ऐप पर पूछा था हमसे सेंड करके, मैं उसमें बैठा था, क्वेश्चन का जवाब उनके दिया था। विकास विकास है, विकास की नहीं है, जिंदा है? कहां पे गए विकास भाई? हाँ विकास कुमार, बढ़िया क्वेश्चन था उनका, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन उनका, लगाओ तो सभी लोग। थोड़ा सा सिस्टम है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे लिखो क्वेश्चन, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 24 में काला मार्कर ले लेता हूं, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूं। 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर के विलयन का गन्ने की शक्कर के विलयन का पराशर दाब 2.5 वायुमंडल मंडल है। ठीक है, विलयन का सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। विलयन का सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, विलयन का सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। चलो लगाओ क्वेश्चन, कितने लोगों को यह क्वेश्चन आ जाएगा? बताओ। देखो मैं क्वेश्चन लगाया नहीं, मुझे आंसर इसका याद नहीं है, बस आप लोग मुझे बता दो फार्मूला कौन सा यूज करोगे, बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को आ गया है। मुझे सभी लोग यह बता दो कि फार्मूला कौन सा यूज करोगे आप। एक बार बता दो सभी लोग, कौन सा फार्मूला यूज करोगे? हाँ अरे यार आप तो बता दिए विकास, आपको तो मैंने बता ही दिया था वहां पे ऐप पर। नहीं प्रियंका आप गलत हो। देखो हर जगह एक ही फार्मूला नहीं यूज किया जाता, इसलिए मैं क्वेश्चन करा है। पाई इज इक्वल टू एस डब्ल्यू टी अपान एम भी, पाई इज इक्वल टू एस डब्ल्यू टी अपान एम भी। ये फार्मूला तब ज्ञात किया जाता है जब परमाणु भार ज्ञात करना हो, या मतलब अणुभार ज्ञात करना, या फिर उसका द्रव्यमान ज्ञात करना, टेम्परेचर या वॉल्यूम कुछ ज्ञात करना हो तब। यहाँ पे आपको सांद्रता वो भी मोल प्रति लीटर में ज्ञात करना, तो पाई इज इक्वल टू स्टार्टिंग वाला फार्मूला नहीं, या सीटी वाला लगाएंगे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सांद्रता सी तो यही है, सी इज इक्वल टू पाई अपान एस टी लगा दोगे। अब सबका मान दिया ही है, पराशर दाब दिया है आपको, टी टेम्परेचर दिया है, एस का मान 0.0821 रख दो, आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, कर लोगे सभी लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है ना। ये उन्होंने पूछा था, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, कि मुझे लगा कुछ लोग इसमें डाउट आ जाएंगे, मैंने तो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन बनाया है। हमने हाई लेवल का परसेंटेज वाला क्वेश्चन बनवा दिया है, लेकिन लो लेवल का क्वेश्चन मैंने सोचा जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन बना लोगे तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। लेकिन विकास को डाउट लगा तो मुझे लगा सभी लोगों को कौन से ही डाउट हो, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। रोशनी क्या प्रॉब्लम होगी आपको? रोशनी चलो ठीक है, आप दोबारा देख लेना वीडियो, तो लेक्चर तो रहेगा उसमें, आप देख लेना। ठीक है, एक मिनट। रोशनी क्या प्रॉब्लम है आपको, आगे पढ़ाऊं मैं? रोशनी, रोहित कुमार, हाँ जी रोहित, क्या कर रहे हो, बोलो। सर मेरा पीछे का विलियन चैप्टर छूट गया है, पहले वो चैप्टर देख लेना सर। पहले आपको विलियन चैप्टर की स्टार्टिंग से देखना है। हेलो हेलो,
हाँ रोहित। हेलो हाँ रोहित, हेलो। आवाज जा रही है रोहित? नहीं आ रही है जी सर। आवाज नहीं आ रही है? गुड। आप कट हेलो। करके एक बार फिर से लगाओ। कट, एक बार हैंड राइज कट करो, फिर से बात करो मुझसे, जल्दी करो। चलो मैं बता देता हूं, आप यही पूछ रहे हो कि सर मेरा हेलो। बिलियन छूट गया, मैं क्या करूं? देखो दो ऑप्शन है आपके पास करने का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यह है कि आप जो विलियन छूट गया है आप पूरा छोड़ दो, थर्ड चैप्टर से मेरे साथ चलो। या फिर सेकेंड ऑप्शन है आपको पढ़ना तो पड़ेगा विलियन, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आप क्या करो कि लेक्चर नंबर 1 से आज 10वां लेक्चर है, तो लेक्चर नंबर 1 से 9 लेक्चर आप एक टारगेट बनाकर दिन भर में कंप्लीट कर लो। शाम को कल जब सुबह जब लेक्चर नंबर 11 होगा तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। आप लोग ये परेशान होते हो कि सर मुझे नोट्स कैसे बनाना चाहिए। मैं सभी से करना चाहूंगा, नोट्स देकर कोई कॉपी नहीं करेगा। आपको नोट्स जब मैं यहां लिखाता हूं कि ये देखकर बनाना है, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। सभी से मैं ये बात करना चाहता हूं, जिसको नोट्स बनाने की प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब पे भी कभी बना दूंगा, बता दूंगा नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स आपको क्लास लेक्चर देखकर बनाना है। जो नोट्स दिया जाता है उसको पढ़ाना पड़ता है, पढ़ा करो बस। नोट्स उससे मत देखा करो, नहीं बनाया करो, नहीं लिखा करो। जो लिखना है क्लासरूम से देखकर लेक्चर को लिखा करो, ठीक है। समझ गए सभी लोग? ठीक है। अब जिसका छूटा हुआ है, जो नया स्टूडेंट है, मैं सभी से कहना चाहूंगा, लेट आप थे, स्टार्टिंग आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, गलती आपकी थी। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ हूं। अभी भी नहीं करोगे तो फिर पीछे और हो जाओगे 2 महीने के बाद। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। लेक्चर अप्रैल में करीब 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। उसमें क्लासेस थोड़ा इरेगुलर होंगी, मैं पहले से बता दे रहा हूं। एक आध थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगी, एक आध दिन की प्रॉब्लम होगी या 2 दिन की, ठीक है। लेकिन उस समय आपकी जो भी क्लासेज होंगी लंबी लंबी क्लासेज होंगी, ठीक है ना। बस वो भी मेरी क्लास में एक ही शाम वाली क्लास में प्रॉब्लम होगी, सुबह वाले क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, शाम को जो क्लास होगी उसमें थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, अब आपका आ गया है अप्रैल आ गया है। मैंने आपको वादा किया था जून जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करने का, जुलाई लास्ट तक मुझे कंप्लीट करना, तो मुझे आपको इसको निभाना तो पड़ेगा। तो मुझे अब स्पीड तो बढ़ाना होगा। मैं जो रहा था, मैं इंतजार कर रहा हूं कि किसी तरह से मतलब एक बार थोड़ा सा रूटीन पकड़े, तो उसके बाद दिन में क्लास रख दूंगा। सबका कॉलेज वगैरह बंद हो जाएगा, कुछ लोगों का कॉलेज अभी खुला हुआ है, कुछ लोगों का बंद है, इसलिए मैं अभी नहीं किया हूं। जैसे ही गर्मी आ जाएगा कॉलेज सबका बंद होगा, 3 से 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी से मैं कहना चाहता हूं, जिसको भी कंप्लीट करना है, कर ले। अभी जितना है उतना, अभी आपके पास समझ लो बहुत मिनिमम चला रहा है। जब इंग्लिश की भी क्लास चलने लगेगी ना, जब इंग्लिश की क्लास चलने लगेगी, अभी सर का इंटरव्यू अभी कल ही किए, लेकिन सर अभी पसंद नहीं आए, तो मतलब जो भी अच्छा सर आएंगे, जैसे ही इंग्लिश की क्लास चलेगी ना, उसके बाद आपके पास वर्डन हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं, फिर पछताओगे कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक दिन क्लास छोड़ने का मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसी ना, ये आप लोग समझ लेना। नहीं, कुछ लोग जाते हैं तो सबको ध्यान देना है, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो मुझे सबको ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। नहीं तो मैं क्लास 3-3 घंटे का नहीं कर देता। पढ़ाने में क्या दिक्कत है, मजे से के साथ पढ़ाता मैं। तो ये बात ध्यान रखना। अब चलिए आगे चलते हैं, बात बहुत हो गई, ठीक है। अब मैं बता दिया जिसको कंप्लीट करना है कैसे करना है, तो अब फालतू की बात नहीं करना किसी को। जिसको भी कंप्लीट करना है, एक ही काम करो, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर से साथ में हो जाओ। जो चैप्टर छूट गया उसको छोड़ जाने दो। जिस दिन क्लास नहीं होती है, जिस दिन कहीं जाना होता है, उस दिन आप उस चैप्टर को देख लेना, ठीक है। समझे सभी लोग ना? बंद रहता उस दिन उस चैप्टर को देख लेना जो पीछे का है, थोड़ा थोड़ा देखना। जब दिन जिस भी दिन डाउट क्लास होगी उस दिन डाउट क्लास में जो भी डाउट होगा एक पन्ने पे लिखे रहना, मुझे पूछ लेना, मैं करा दूंगा, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम ना।
स्टार्ट करें आगे, हो गई बात। तो अब आगे आप सभी लोग समझना, हमने द्रव के अणुसंग गुणधर्म 4 पढ़े थे। पहला हमने बताया था पराशर दाब, दूसरा बताया था आपका क्या, बताओ, पहला पराशर दाब बताया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताया था, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताया था। तीसरा बताया था आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। चौथा बताया था आपका क्वथनांक में उन्नयन। ये 4 बताया था हमने आपको, ये बताया था कि नहीं बताया था। अब आपको जितना भी पढ़ना था पराशर दाब से संबंधित मैंने पढ़ा दिया। अब आपको हिमांक में अवनमन के बारे में बताएंगे, पूरा इसके बारे में आपको क्लियर करेंगे। बोलो, अब आपको हिमांक में आपेक्षिक अवनमन के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आपको उसके बारे में पढ़ना है, मतलब एक एक के बारे में आपको समझना है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे आपको पराशर दाब के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हिमांक में अवनमन, फिर उसके बाद सॉरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, उसके बाद हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है ना, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट राइटिंग करिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये करने से पहले आप लोग समझिए वाष्प दाब किसे कहा जाता है। नेक्स्ट राइटिंग क्या करना है, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, ठीक है। पहले सबसे पहले आप लोग वाष्प दाब समझ लीजिए क्या होता है। जब आप लोग पतेली जानते हो, पतेली या पतेला जानते हो कि नहीं जानते हो, लड़कियां जानती होंगी, लड़के तो नहीं जानते होंगे मुझे लगता है, देखे ही नहीं होंगे जिंदगी में अपने। इन लोगों को अपने गलत चीजों से फुर्सत मिले तो पतेली या पतेला ना, इस तरह से होता है शायद ना, भगोना भगोनी नहीं, पतेली पतेला होता है। अच्छा जानते हो, ठीक है। उसमें जब कभी आप लोग गैस पे रखकर, इस तरह से बर्नर पे रखकर जब इसे आप गर्म करते हो, यहां से इस तरह से जब इसे गैस पे रखकर आप क्या करते हो, गर्म करते हो। जब गर्म करते हो आप तो क्या होता है बताओ, जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, इसमें रखा हुआ पानी, रखा हुआ जल क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होता है कि नहीं गर्म होता है, अरे गर्म होता है कि नहीं होता है, हाँ गर्म होता है। अगर इसके ऊपर ये रखे रहे, हम इसके ऊपर रखे रहे 2 4 10 5 मिनट के बाद क्या होगा, ये पानी उठेगा वाष्प के रूप में और यहां पे लगाने लगेगा दाब। सबसे पहले हम लोग वाष्प दाब के बारे में समझ रहे हैं, वाष्प, तब ना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, वाष्प दाब के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो है ना। धक्का मारने लगेगा, बुदबुदाने लगेगा, क्यों भाई गलत कर रहा हूं मैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऊपर उठने लगेगा, क्यों, क्योंकि नीचे से यह दाब डालने लगता है। कौन दाब डालता है भाई साहब, ये वाष्प जो यहां पे रखता है वाष्प दाब डालता है, वाष्प दाब डालता है। कौन दाब डालता है, वाष्प दाब डालता है। हाँ कुकर में इसके यहां सीटी बना दिया जाता है, आप लोग सही समझ सोच रहे हो, अच्छी बात है। वैसे यहां से दाब डाला जाता है, भर करके ऊपर उठता रहता है, क्यों भाई, बात सही है। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जानने से पहले हम लोग वाष्प दाब जानेंगे। तो वाष्प दाब क्या होता है, द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। गैस इतना भी मस्त नहीं है चूल्हा वाला गैस बना देता हूं मैं, ये चूल्हा वाला गैस, ठीक है,
ये चूल्हा वाला गैस बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। इसमें दो बर्नर नहीं, एक ही बर्नर है। एक बर्नर पे क्या आप मटन वटन बना लो, यहाँ पे मछली उछली आप लोग खाते ही होगे, और एक पे आप रोटी वोटी बना लेना, लड़कियां आके बनाएंगी, लड़के खाएंगे, और क्या, यही सब चीजें होंगी। हम लोग वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जब यहाँ पर हम लोग इसे गर्म करते हैं ना, तो यहाँ के जो अणु होते हैं वाष्प बनते हैं और ऊपर आके भदभदाते हैं। ये मत समझना कि मछली निकल के ऊपर जाके धक्का मारती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मछली तो मर जाती है इसमें, सही बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, सही बता रहे हैं सुमन। मछली या मुर्गा, अगर मुर्गा डाल दो, मुर्गा थोड़ी ऊपर जाकर धक्का मारेगा, नहीं, ये वाष्प जाकर ऊपर धक्का मारता है। वाष्प के अणु जाके ऊपर धक्का मारते हैं। तो वाष्प दाब किसे कहा जाता है? द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ना समझे? तो इसका डेफिनेशन क्या रखोगे? द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में, द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में, द्रव तथा वाष्प के साम्यावस्था में वाष्ठा, साम्यावस्था सही लिखा गया है? साम्यावस्था कैसे लिखा जाएगा? साम्यावस्था, हिंदी बोल लीजिए, साम्यावस्था में द्रव तथा वाष्प के साम्यावस्था में वाष्प की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है। द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में द्रव तथा वाष्प के साम्यावस्था में वाष्प की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। द्रव तथा वाष्प के साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। द्रव तथा वाष्प के साम्यावस्था में वाष्प की सतह पर, वाष्प के द्वारा वाष्प की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? साम्यावस्था कहलाता है। क्यों भाई, याद हो गया डिफिनेशन? हो जाएगा। वाष्प दाब किसे कहा जाता है बताओ? बताओ सभी लोग, वाष्प दाब किसे कहा जाता है? बताओ, वाष्प दाब किसे कहा जाता है? याद हुआ सभी को डिफिनेशन? साम्यावस्था का मतलब ऐसा स्थिति, दो जब आप यहां पे गैस पे रखते हो ना मछली को, तुरंत ऊपर उठकर धक्का तो मारने नहीं लगता है। कब मारता है? जब थोड़ा गर्म हो जाता है। हाँ, जब गर्म हो जाता है, वही साम्यावस्था कहा जाता है। द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा, यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में कमी है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में आप सही करिएगा। द्रव तथा वाष्प के साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है। द्रव द्वारा वाष्प की सतह पर लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है ना? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ये याद हुआ सभी को। अब रह गई बात, देखिए हम यहां पे जानेंगे वाष्पशील मतलब पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में किसके बारे में जानेंगे? पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में आएंगे। पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, दूसरा होता है अवाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं
ऐसे पदार्थ होते हैं वाष्पशील पदार्थ जो वाष्पित हो जाते हैं। इसमें घोलोगे वाष्पित हो जाएंगे। वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जो आसानी से क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो आसानी से क्या हो जाते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, उसे वाष्पशील पदार्थ कहे जाते हैं। नहीं, फिगर वे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। और अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं। वाष्पित होने का मतलब आसानी से उड़ नहीं जाते हैं। पानी को गर्म करो, कुछ टाइम में उड़ जाएंगे, लेकिन इसी में मछली डाल दो, मछली मर जाएगी बेचारी, लेकिन उड़ेगी नहीं कि उड़ने लगेगी आसमान में। ऐसा तो होगा नहीं। तो वे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं उसे वाष्पशील पदार्थ कहते हैं ना। अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं। वे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं उसे अवाष्पशील पदार्थ कहा जाता है ना। वे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं ना। जंप नहीं करेंगी, गर्म कर दोगे, जंप जो करेंगी ना मछली मर जाएंगी, मैं बता दे रहा हूं, चक्कर में मत रहना, ठीक है। वे पदार्थ जो आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं उसे अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। देखो होता क्या है, अगर इसी पानी में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दें तो क्या होगा? पहले अगर मान लीजिए दाब इसका पी था, वाष्प दाब जो था ये पी था, प्रेशर पी दाब से प्रेशर बना रहा था, ज्यादा दाब था। अगर हमने इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया तो क्या करेगा? अवाष्पशील पदार्थ जो आके इसके और ऊपर जो आके रुक जाएगा। तो यहां से जो वाष्प जा रहा था इसमें दाब डालने के लिए, इससे कहेगा भाई तू रुक, अबे तू रुक, रोक देगा। तो जब कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं ना, इसका वाष्प दाब थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले मान लीजिए पी नॉट था तो अब पी हो जाता है। अरे हो जाएगा कम कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अवाष्पित पदार्थ, अब वाष्पित पदार्थ डालेंगे तो इसके साथ में ये भी उड़ जाएगा। अवाष्पित पदार्थ अगर इसमें जैसे आप नमक डाल दो, नमक डालोगे वो भी पानी उड़ जाता, नमक रह जाता, वाष्पित है एक तरह से ना। तो कोई भी पदार्थ जो अवाष्पशील है इसमें डालोगे तो ये यहां से उड़ने के लिए जाता, लेकिन कुछ अणु जो होते हैं इसको रोक लेते तो वाष्प दाब कुछ कम हो जाता है। ये पॉइंट मेरी समझ में आ रही है? अगर पहले तो सब लोग जा रहे थे, धक्का मार रहे थे, लेकिन जब अवाष्पशील पदार्थ मारा ना तो अवाष्पित पदार्थ तो वे है भाई, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपको भी लेके डूबेंगे। ये होता है सिस्टम। हम तो नहीं जाएंगे उड़ने, लेकिन आपको भी नहीं उड़ने देंगे, रोक देते हैं। यहां पे कुछ लोगों को गंदे प्रकार के लोग होते, हम तो नहीं पढ़ेंगे, तुमको भी नहीं पढ़ने देंगे। कुछ ऐसे लड़कियां होती हैं, हम तो नहीं पढ़ेंगी भाई, हमको क्या करना है, लेकिन तुमको भी नहीं पढ़ने देंगे, फंसा देती हैं ना। तो इस तरह से होता है यहाँ पे। तो चीजें आप समझो सिंपल थी। तो अवाष्पशील पदार्थ यहाँ के आके ऊपर में बैठ जाती है, ये सब जाते हैं ऊपर धक्का मारने इसको, लेकिन क्या करेंगे, कुछ लोगों को ये रोक लेते हैं, नहीं जाने देते ऊपर, नहीं जाने देते। तो क्या होता है, वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है। भाई कमी तो हो ही जाएगी ना। पहले अगर 50 अणु जाके धक्का मार रहे थे, अब 10 ही अणु जाएंगे धक्का मारने के लिए, है कि नहीं बात मेरी? पहले मान लीजिए 50 अणु जा रहे थे, 5-10 अणुओं को ये रोक लिया अवाष्पशील पदार्थ, तो कुछ रुकी जाएंगी ना। क्यों बात गलत कर रहा हूं मैं? बताओ, सही बात है ना? अरे मैं गलत कर रहा हूं एक ब्रॉड? हाँ कर रहे हो?
देखो, अवाष्पशील पदार्थ वे होते हैं जो वाष्पित नहीं होते। आप सभी लोग इसके एग्जाम्पल कैसे कर मत पढ़ना, पहले मेरी पॉइंट सीखना। यहां से अगर मान लीजिए पहले इस द्रव में से 50 अणु उठ के जा रहे थे, इस ढक्कन को धक्का मार रहे थे, इस ढक्कन को क्या कर रहे थे, धक्का मार रहे थे। लेकिन अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद ना इसमें से कुछ अणु क्या होते हैं, रुक जाते हैं, रोक लेते हैं, ये सब रुक लेते हैं, तो इनके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। मान लेते हैं प्रारंभिक वाष्प दाब P0 था, तो बाद में P हो जाता, कुछ कम हो जाता है। अब कमी कितना हो, मान लीजिए पहले आपके 50 अणु जा रहे थे धक्का मारने के लिए, 5-10 लोगों को रोक लिए, अब 40 अणु जा रहे हैं, तो कितने कम हुआ है, 50 - 40 करोगे कि नहीं, 10 अणु कम हुए, यही करोगे ना। तो इसी तरह से प्रारंभ में P0 अणु जा रहे थे धक्का मारने के लिए, बाद में P तक हो गया, तो कमी क्या हो जाएगी, कमी क्या लिखोगे आप लोग बताओ, P0 - P लिखोगे, यही लिखोगे कि नहीं बताओ। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, P0 - P। ठीक है, तो हम इन सभी कहानी को लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, आप इसके आगे लिखते हैं। ठीक है, वाष्प हेडिंग करना, वाष्प दाब में अवनमन। अभी अपेक्षिक अवनमन नहीं बता रहा हूं, अवनमन बता रहा हूं। मैंने माना कि एक डब्बा था, डब्बे को हम लोग गर्म कर रहे थे, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला लिया, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसके सतह पे आ गए, तो सबको उड़ने नहीं दिए, कुछ लोगों को रोक लिए, जिसके कारण इसका वाष्प दाब कम हो गया ना, वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है, वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी विलयन में कोई वाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, जब कोई किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में क्या कमी हो जाती है, वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे हम लोग वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब क्यों कमी होती है मैंने आपको समझा दिया। पहले बर्तन से निकल के 50 अणु जा रहे थे धक्का मारने के लिए, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए, इसके सतह पे आके रोक लिए 2, 4, 5, 10 लोगों को, कुछ कमी हो गई। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो हम लोग ये मानते, माना यहां पे माना विलयन का वाष्प दाब, माना विलायक का वाष्प दाब क्या था, P0 है। अब विलयन, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो विलयन बन गया, यह विलयन बन गया। विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, क्या हो गया, PS हो गया। ठीक है, ये P0 और ये PS हो गया। PS मैंने माना दिया, जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया इसमें, तो हमने क्या किया, इसका वाष्प दाब PS हो गया। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, लिखना है यहां पे, वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 - PS हो जाएगा, P0 - PS हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, मैंने बताया घटाएंगे तभी आएगा वैल्यू, है ना। क्यों जी बताओ, अरे बताओगे सभी लोग, यही होगा कि नहीं। अब रह गई बात, सर क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। देखो भाई साहब, इसमें यहां से क्वेश्चन बनता नहीं है, ये कंसेप्ट सीखोगे तब आगे न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, यही बात है ना सर, क्वेश्चन कैसे बनेगा यही सोच रहे हो आप लोग। तो मैं बता देना चाहता हूं, इसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, जो आप बिना वाष्प दाब पढ़े भी लगा सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक कहां गया आपका,
ये वाष्पदाब किसका न्यूनतम है, जो कि बिना वाष्पदाब पढ़े आप लगा सकते हो, जो कि बिना वाष्पदाब पढ़े आप लगा सकते हो, है कि नहीं, जो कि बिना वाष्पदाब पढ़े लगा सकते हो, बिना वाष्पदाब पढ़े लगा सकते हो। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, जो कि आगे राउल्स का नियम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है, समझे सभी लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। हाँ, न्यूमेरिकल प्रश्न जो बनता है ये राउल्स के नियम पर बनता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो बिना वाष्पदाब पढ़े ही आप बता सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों घटता है, मैंने पूरे तरीके से समझा दिया आपको। पता होना चाहिए कि यहां पे कुछ अवासिल विलेय पदार्थ रोक लेते हैं, इसलिए घट जाता है ना। ऐसा क्यों होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे चलें। अब इसके आगे हमें वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है नहीं करना, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। पीएस का मतलब है वाष्पदाब विलयन का, हमने माना है। अब हेडिंग करना वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, यही तो आपको पढ़ना था। तो क्या करेंगे, देखो वाष्पदाब में जो अवनमन आया था ना, इसी में प्रारंभिक वाष्पदाब को से भाग देंगे तो वही आपका वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन हो जाएगा। लिखेंगे यहां पर वाष्पदाब में अवनमन तथा प्रारंभिक वाष्पदाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं, आपेक्षित अवनमन कहते हैं, समझे। वाष्पदाब में अवनमन तथा प्रारंभिक वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। क्या करोगे, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन क्या होगा बताओ। वाष्पदाब में अवनमन क्या है, यहां पे पी नॉट माइनस पीएस है अपान प्रारंभिक वाष्पदाब क्या था, पी नॉट था, विलायक का वाष्पदाब पी नॉट, यह अनुपात ही कहा जाता है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन ना, यह अनुपात ही कहा जाता है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, समझे। वाष्पदाब में अवनमन तथा वाष्पदाब के प्रारंभिक अवनमन के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं, समझे सभी लोग। अरे बताओ, समझ गए, एक बार फिर से देख लेना, आप दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। सिंपल कहानी है कि वाष्पदाब में जो अवनमन था और प्रारंभिक वाष्पदाब पी नॉट का भाग दे देंगे तो अपेक्षित अवनमन हो जाएगा, समझे, सिंपल कहानी है। आ गया इतना, टाइम ओवर हो गया। आज मेहनत से पढ़े हो आप लोग ना। एग्जाम्पल कल दिया जाएगा, न्यूमेरिकल कल बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले राउल्स का नियम पढ़ेंगे तब तो बताएंगे आपको। सभी को जय मां सरस्वती, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से, ठीक है। तो चलिए इसके थोड़ा सा, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, राउल्स का नियम पढ़ेंगे और उसी पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और ये पूरे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लंबा चैप्टर बनेगा ठीक से पढ़ा जाए तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, आपके एग्जाम को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है।
तो अब नहीं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद राउट्स का नियम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। सभी लोग मेहनत से डेली क्लास में आइए, मेहनत से पढ़िए। अंग्रेजी की क्लास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। हम क्या बताएं आप लोगों को, मैंने जो रीजन बता दिया है, ठीक है। हाँ हर्षित, अपना आप डाउट क्लियर कर लो, पूछ लो डाउट क्या है छोटा सा। हर्षित आप पूछ लो डाउट अपना, हैंड राइज करो, देखो हो जाता है आपका। हाँ हर्षित, हर्षित बोलो। हेलो, हर्षित आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, कैसे आवाज डाउट नहीं आ क्लियर रही होगा? सर? क्यों हर्षित? हेलो, हर्षित यादव बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम क्या करें? अब चलिए बायो क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ठीक है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे से पहले आज। बिल्कुल अभिषेक, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं भी चाह रहा हूं जल्दी हो जाए, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद सभी को, जय मां सरस्वती।